Hello everyone, I am Anshula Gupta from Target for IQ. We provide relevant content in both languages English and Hindi for state judiciary and upper PCS prelims and mains examination. अब मैंने आपको अपने पहले 2 वीडियोस में प्रतिफल और उसके अपवाद के बारे में पढ़ाया था। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, अ कंसिडरेशन मे बी, पहला ओनली इन द फ्यूचर, सेकेंड ओनली इन द प्रेजेंट, थर्ड ओनली इन द पास्ट, फोर्थ इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह बात सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है कि कंसिडरेशन कोई कार्य ऐसा भी हो सकता है जो हमने कभी अपने पास्ट में करा हो, मतलब पहले करा हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले, या कोई ऐसा भी कंसिडरेशन हो सकता है जो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम हम कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं जो कार्य हम कभी अपने आने वाले समय में करेंगे। लेकिन यह सारे ही चीज़ें जो हैं वो प्रॉमिस देने वाले इंसान के डिज़ायर, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार ही फिक्स होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई तीसरा पर्सन आकर उनको फिक्स करे। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। कंसिडरेशन में बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब सेकंड क्वेश्चन, एक्स एट द डिजायर ऑफ वाई टीचर्स सन ऑफ वाई इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड वाई इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी promises to pay ₹500 to X for teaching in January. Which one of the following is correct statement with regard to the teaching by X? पहला ऑप्शन, such teaching is no consideration. Second, such teaching is past consideration. Third, such teaching is present consideration. Fourth, such teaching is future consideration. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है such teaching is पास्ट कंसिडरेशन, क्योंकि एक्स ने वाई के बेटे को ऑलरेडी जनवरी के मंथ में वो पढ़ा चुका है। उसके बाद उसने फरवरी में बोला कि वह उसको उसके लिए ₹500 एज उसकी फ़ी देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया पास्ट कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? ऑप्शन ए सेक्शन 2D, ऑप्शन बी सेक्शन 23, ऑप्शन सी सेक्शन 25 क्लॉज 2 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 25 क्लॉज 3। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सेक्शन 2D, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन मतलब प्रतिकूल की डेफिनेशन सेक्शन 2D में डिफाइन की गई है। तो उसी में बताया गया है कि कोई कार्य हमने पास्ट में किया है तो वह भी कंसिडरेशन में इंक्लूड होता है। तो इसलिए यह पास्ट कंसिडरेशन इज अ गुड कंसिडरेशन इज गिवन इन सेक्शन 2D। बाकी सेक्शन 25 में इसके अपवाद दिया हुआ है कि कब बिना कंसिडरेशन दिए भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, और सेक्शन 23 में यह दिया हुआ है कि लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए, इलीगल होगा तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब कंसिडरेशन मीन्स ऑप्शन ए मस्ट हैव सम वैल्यूज इन द आइज ऑफ लॉ, ऑप्शन बी must be real, option C must not be illusory and option D all are correct। तो यहाँ पर जो ऑप्शन A, B और C हैं ये कंसिडरेशन के एसेंशियल्स हैं जो कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में पढ़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन ही उसके एसेंशियल्स में इंक्लूडेड हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ड्यूरिंग पार्टीशन इन अ फैमिली और इट इज़ एग्रीड एज family arrangement to maintain the mother, then this contract is option A void and not enforceable, option B voidable but enforceable, option C valid and enforceable and option D null and void। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वैलिड एंड एनफोर्सेबल। यह बात सेक्शन 25 में जहाँ पे एक प्रतिकूल के अपवाद दिए गए हैं उसमें दी गई है कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि किसी पार्टीशन ऑफ फैमिली के टाइम पे डिसाइड हुआ है कि वह किया जाएगा, या फिर किसी फैमिली अरेंजमेंट में ये बात लिखी गई है। तो जैसे कि यहाँ पर मदर को मेंटेन करना है, तो यह चीज़ फैमिली पार्टीशन या फैमिली एग्रीमेंट में अरेंजमेंट में डिसाइड हुआ है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। जबकि मदर की तरफ से कुछ भी इसके लिए नहीं दिया जा रहा है,
तो यह इसका अपवाद है, इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा और वो एनफोर्सेबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। ऑप्शन ए, contract is a private affair between the parties. Option B, consideration can be supplied only by parties to contract. Option C, the contract can be enforced only by a civil and private action. Option D, only parties to contract can sue and be sued upon the contract. तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका मतलब होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्ट्रिन का अर्थ यह है कि केवल जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं वही एक दूसरे को स्यू कर सकती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती हैं अगर उन कॉन्ट्रैक्ट की सारी धाराएं या उसकी सारी टर्म्स पूरी नहीं की करता है कोई भी पार्टी। मतलब कोई तीसरी पार्टी जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को पूरा करने के लिए उन पर कोई केस दाखिल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू एंड बी स्यूड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज फर्स्ट टाइम अप्लाइड इन। ऑप्शन ए, दत्तन वर्सेस पूले। ऑप्शन बी, जॉर्डन वर्सेस जॉर्डन। ऑप्शन सी, प्राइस वर्सेस ईस्टर्न। एंड ऑप्शन डी, एटली वर्सेस बैकहाउस। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ में पहली बार दत्तन वर्सेस पूले के केस में अप्लाई की गई थी, इसलिए यह इसका सही आंसर होगा। दत्तन वर्सेस पूले के अगर आपको फैक्ट्स देखने हैं तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं जो कि कंसिडरेशन के बारे में है। मैं उसके फैक्ट्स आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन इज अ केस विच रिलेट्स टू। ऑप्शन ए, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी, exception to the rule that an agreement without consideration is void. Option C, privity of contract. And option D, illegal consideration. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसके फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि यहाँ पर जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनके सन और डॉटर ने के बीच में डिस्प्यूट था। पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस डिस्प्यूट वर गेटिंग मैरिड, इनके बीच में शादी हो रही थी और जो लड़की के पिता थे उन्होंने बोला था और लड़के के पिता के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो दोनों अपने बच्चों की शादी में कुछ पैसे देंगे। लेकिन लड़की के पिता की मृत्यु हो जाती है और बाद में लड़के के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो लड़का जिसकी शादी होने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए केस दाखिल करता है कि वो जो पैसे मिलने वाले थे वो उसको नहीं मिले। तो यहाँ पर कोर्ट ने यह हेल्ड करा कि क्योंकि जो लड़का है जिसकी शादी होने वाली वो है इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, मतलब वो इस बिल्कुल भी किसी भी पार्टी से उसने कोई भी ऐसा प्रॉमिस या कोई भी ऐसा कार्य कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए नहीं करा, इसलिए वो जो है स्ट्रेंजर होगा, वह थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए वह स्यू नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इन इंग्लैंड ओनली, इंडिया ओनली, बोथ इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि पास्ट कंसिडरेशन केवल इंडिया में अप्लाई होता है, यह रूल इंग्लैंड मतलब इंग्लिश लॉ में अप्लाई नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, न्यूडम पैक्टम मीन्स। ऑप्शन ए, विदाउट कंसिडरेशन। ऑप्शन बी, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है विदाउट कंसिडरेशन। इसका मतलब यह है, आपने की पढ़ा ही होगा, एक बहुत ही फेमस लाइन है, जो एग्रीमेंट्स में कंसिडरेशन नहीं होता वैसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मतलब कंसिडरेशन एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए न्यूडम पैक्टम हम ऐसे एग्रीमेंट्स को बोलते हैं जिनमें कि कंसिडरेशन नहीं है, जो कि विदाउट कंसिडरेशन है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप अब इन क्वेश्चन से आपको कंसिडरेशन और उसके अपवाद मतलब एक्सेप्शंस के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए होंगे। आपको और क्लैरिटी के लिए प्लीज़ आप बेयर एक्ट भी रेफ़र करिएगा वीडियोस को देखते वक्त। प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड फॉर एनी डाउट्स पोस्ट योर क्वेश्चंस in the comment section. Thank you.